सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत झुंझुनू के पार्ट 2 की बात करेंगे। इसमें हम स्पेशली इतिहास की बात करेंगे, पर्यटन और दर्शनीय स्थलों की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नारायणी माता के मंदिर की, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं खेतड़ी के महलों की, लोहारगल तीर्थ स्थल की, नरहड़ के पीर, झुंझुनू की दरगाह की, क्योंकि इनसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। सभी साथियों को प्रणाम है। सभी साथी जितने भी लाइव आ चुके हैं, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ की पावन धरा से प्रणाम, प्रतापगढ़ से प्रणाम, बिल्कुल बांसवाड़ा से प्रणाम, झुंझुनू से भी राम राम आ गया है। अमित जी राम राम करें, बिल्कुल राम राम है। चांबो जी की पावन धरा से भी प्रणाम है। नागौर की पावन धरा से अशोक गौर जी नागौर से प्रणाम कर रहे हैं। बांसवाड़ा से भी प्रणाम आ चुका है। सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है। और इसी के साथ हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जितने भी साथी लाइव हैं, एक बार सभी साथी क्लास को शेयर जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल रणथंबोर से भी प्रणाम आ गया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले इतिहास की। झुंझुनू का इतिहास क्या कहता है भाई, एग्जाम में क्या क्या प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में सबसे पहले स्थापना की बात आती है कि झुंझुनू की स्थापना किसने की थी। तो स्थापना में नाम आता है एक मोहम्मद सिंह जी कायम खानी का। मोहम्मद सिंह है कायम खानी, कायम खानी। तो भाई ये कायम खानी जो हुआ करते थे, बेसिकली अपने आप को गोगा जी का वंशज मानते हैं। ये अपने आप को गोगा जी का वंशज मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी समय काल में इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। बाकी ये मूल रूप से क्या थे, मूल रूप से ये हिंदू थे। और कायम खानी मुसलमान जो है वो गोगा जी को अपना, मतलब एक प्रकार से कहते हैं गोगा जी के अपने आप को वंशज मानते हैं। वो कहते हैं गोगा जी जो है हमारे आदि पुरुष है और हम उनके वंशज है। तो एक प्रकार से ये क्या थे, पहले चौहान ही हुआ करते थे। इसके अलावा झुंझुनू के नामकरण को लेकर भी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि नामकरण जो है वो किसने किया था। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं नामकरण के बारे में। नाम आता है जुझार सिंह या फिर जुजा, तो जुझार सिंह नाम आता है, जुझार सिंह नेहरा या फिर जुजा जाट का नाम आता है। इन्होंने स्थापना की थी। यहाँ पर मोहम्मद खां कायम खानी भी हो सकता है और मोहम्मद सिंह कायम खानी भी हो सकता है। सिंह क्यों नाम है इनका, क्योंकि गोगा जी को वंशज मानते हैं। और गोगा जी क्या थे, गोगा जी चौहान राजपूत थे। गोगा जी चौहान राजपूत है। इतिहास में लोक देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि लगभग 1730 तक की यदि हम बात करें, 1730 ईस्वी तक इस क्षेत्र पर कायम खानी नवाबों ने शासन किया। अब यहां पर हम बात करते हैं इसके बाद झुंझुनू पर मराठों व पिंडारियों ने आक्रमण किया। के बाद मराठों व पिंडारियों ने लूटा। तो बात कर रहे हैं हम 1730 की। के बाद झुंझुनू को मराठों व पिंडारियों ने क्या किया था, खूब लूटा था। और इसी के संदर्भ में हमने बात की थी कि पिंडारियों और मराठों से सुरक्षा के लिए 1835 में एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा, लोनी फोस्टर के द्वारा शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी। और वो ब्रिगेड इसलिए स्थापित की गई थी ताकि झुंझुनू को सुरक्षा दी जा सके। किनसे, पिंडारियों से। अब यहां पर हम बात करते हैं एक 1791 की बात आती है। 1791 ईस्वी में यहाँ के नवाब जिनका नाम था रुहेल खां, नवाब रुहेल खां को ठाकुर शार्दुल सिंह ने पराजित किया। शार्दुल सिंह ने पराजित कर झुंझुनू पर अधिकार किया। झुंझुनू पर अधिकार किया।
तो भाई यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके बाद जो है एक प्रकार से एंड राजपूतों को वापस अधिकार हो गया था। तो रुहेल खां जो है वो यहाँ के अंतिम नवाब थे, यहाँ के अंतिम नवाब थे। एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि झुंझुनू के अंतिम नवाब जो है वो कौन है, तो रुहेल खां जो है वो अंतिम नवाब है, जबकि मोहम्मद सिंह कायम खानी जो है उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और नामकरण जो है कि जुजा जाट या जुजार सिंह नेहरा के नाम पर इस क्षेत्र का जो नामकरण है वो झुंझुनू पड़ता है। इसके अलावा हम बात करते हैं रियासत काल में या आजादी से पूर्व बात करें, आजादी या फिर हम कह सकते हैं स्वतंत्रता, आजादी या स्वतंत्रता से पूर्व यह क्षेत्र जयपुर रियासत का भाग था, जयपुर रियासत का हिस्सा था और विलय हो गया। जयपुर के साथ ही इसका विलय हो गया और विलय होने के साथ जयपुर जब राजधानी बनता है तब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई झुंझुनू जो है वो जिला कब बन जाता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि वो डेट आ जाती है 30 मार्च 1949 को जिला बना। इस समय राजस्थान में 25 जिले बने थे, उसके साथ झुंझुनू को भी क्या किया गया, जिला बनाया गया। ये था झुंझुनू का इतिहास। स्थापना की बात करें मोहम्मद सिंह कायम खानी के द्वारा यहाँ पर स्थापना की गई। कायम खानियों की यदि हम बात करें, जब हम अलवर के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने वहां पर बात की थी कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर चौहान साम्राज्य का इतिहास हमें देखने को मिलता है। 1192 के बाद यदि हम बात करें तो अलवर और इसके सीमावर्ती क्षेत्र जो है यहाँ पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। और झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू जो है वो जयपुर से बिल्कुल समीपता रखता है। रियासत काल में झुंझुनू जो है वो जयपुर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ पर उसके बाद में जैसे कायम खानी जो लोग हैं इन्होंने यहाँ पर अधिकार किया था। सीकर, जयपुर का उत्तरी भाग जहाँ से कोटपुतली की बात करें, अलवर का क्षेत्र जो अभी वर्तमान में मेवात कहलाता है, यहाँ पर कायम खानी जो समुदाय है यहाँ के लोगों ने यहाँ पर अधिकार किया, इन्होंने यहाँ पर शासन भी किया। और रियासत काल में यदि हम बात करें तो झुंझुनू एक स्वतंत्र रियासत ना होकर के जयपुर का ही हिस्सा हुआ करता था। और यहाँ पर कायम खानी जो शासक थे रुहेल खां वो यहाँ पर शासन कर रहे थे। शार्दुल सिंह जी इन्होंने इनको पराजित किया और झुंझुनू पर इन्होंने अधिकार कर लिया। रुहेल खां जो है यहाँ के अंतिम नवाब माने जाते हैं। स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो उस समय जयपुर का हिस्सा था। 30 मार्च 1949 को यह क्षेत्र जिला बन गया। और 1730 की यदि हम बात करें तो इस समय यहाँ पर कायम खानी शासन मतलब शासकों का जो शासन था, इसके बाद लंबे समय तक यदि हम बात करें, जब तक 1835 में यदि हम बात करें, जब तक शेखावटी ब्रिगेड स्थापित नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पर मराठों ने खूब आक्रमण किया, पिंडारियों ने खूब आक्रमण किया और इस क्षेत्र को खूब लूटा। क्योंकि इस क्षेत्र में यदि हम बात करें तो ज्यादातर पैसे वाले लोग रहते हैं, सेठ लोग रहते हैं। अभी वर्तमान में हम औद्योगिक घरानों की बात करें, उन घरानों में जैसे बिरला, डालमिया, ऐसे बहुत सारे घराने हैं, सिंगानिया, जो सारे हैं वो मारवाड़ के मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं शेखावटी क्षेत्र के हैं। मारवाड़ियों के बाद में दूसरा स्थान आता है शेखावटी के सेठ लोगों का, जिन्होंने अपने साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किया, अपने बिजनेस का सबसे ज्यादा विस्तार किया। बिल्कुल सही बात। अब हम बात करते हैं खेतड़ी महलों के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा जाता है। नाम से पता चल रहा है क्या नाम है, खेतड़ी महल, लेकिन ये खेतड़ी में नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, ये झुंझुनू के अंदर है, खेतड़ी के अंदर नहीं है। खेतड़ी पर्टिकुलर एक जगह है लेकिन ये झुंझुनू में है। अब यहां पर बात करते हैं निर्माण को लेकर भी एग्जाम में कई बार प्रश्न आ जाता है। निर्माण किसने करवाया, निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण का नाम आता है भोपाल सिंह है। भोपाल सिंह ने निर्माण करवाया। इनका कार्यकाल जो था वो 1735 से लेकर 1771 तक का इनका कार्यकाल माना जाता है। और निर्माण की यदि हम बात करें तो 1760 ईस्वी के आसपास इन्होंने इसका निर्माण करवाया। अब निर्माण क्यों करवाया उसका भी कोई उद्देश्य है। निर्माण का उद्देश्य तो ग्रीष्म काल में निवास करने के लिए इन्होंने बनवाया था। ग्रीष्म काल में निवास हेतु
ग्रीष्म काल में अपने निवास के लिए इन्होंने इन महलों का निर्माण करवाया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित ये महल क्यों रहते हैं, इन महलों की यदि हम बात करें, सबसे ज्यादा चर्चा, बिल्कुल कमेंट भी आ रहे साथियों के भोपाल सिंह जी का, तो इन महलों के चर्चा की यदि हम बात करें तो यहां पर बात करते हैं, यहाँ के शासक अजीत सिंह जी जब थे तब यहां पर विवेकानंद जी पधारते हैं और इन महलों में ठहरते हैं। तो यहां पर बात करते हैं यहाँ के महाराजा अजीत सिंह, यहाँ के महाराजा अजीत सिंह के समय स्वामी विवेकानंद यहाँ आए वे ठहरे। तो यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि स्वामी विवेकानंद जब राजस्थान में आए तो किन महलों में वो ठहरे थे, आए मतलब कब कब आए। 3 बार राजस्थान में उनके आने का उल्लेख मिलता है। एक 1891 में आए थे, एक 1893 में आए थे और एक 1897 में आए थे। तो सबसे पहले एक बार वो महाराजा अजीत सिंह जी से आके भेंट करते हैं। इसके बाद में जब शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला होता है, उससे पहले वो एक बार अजीत सिंह जी के पास में आते हैं। जब अजीत सिंह जी के पास में स्वामी विवेकानंद आते हैं तो स्वामी विवेकानंद का उस समय मूल नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। और ऐसा विवेकानंद जी की जीवनी में लिखा है और इतिहासकार ये बताते हैं कि ये विवेकानंद जो नाम है ये महाराजा अजीत सिंह जी ने दिया था। और अभी वर्तमान में जो हम स्वामी विवेकानंद का फोटो देखते हैं या फिर उनकी जहाँ कहीं प्रतिमा देखते हैं जिसमें उन्होंने एक भगवा वस्त्र धारण कर रखा है और उन्होंने एक पगड़ी पहन, मतलब एक साफा पहन रखा है, वो जो उनका पहनावा है वो भी महाराजा अजीत सिंह जी ने उनको दिया था। और इसके बाद में यदि हम बात करें 1893 की, तो यहाँ पर बात करें शिकागो में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया और भाग किन्होंने लिया था, स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। और यहां पर हम नोट लगा करके भी लिख सकते हैं कि नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम महाराजा अजीत सिंह जी ने दिया। महाराजा अजीत सिंह ने दिया। अब इनके बारे में इतिहास में हमें पढ़ने को मिलता है कि महाराजा अजीत सिंह जी जो हैं वो विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित थे। बाद में यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस नाम से एक मठ भी स्थापित किया जाता है। कहाँ पर, यहीं पर खेतड़ी में। और यहीं पर हम बात करते हैं कि खेतड़ी के महलों की बात करें तो यहाँ पर विवेकानंद जी को ठहराया गया। महाराजा अजीत सिंह जी ने जब उनको यहाँ पर बुलाया तो इन्हीं महलों में बैठ करके महाराजा अजीत सिंह जी जो है वो विवेकानंद जी के उपदेश सुना करते थे, उनसे प्रवचन सुना करते थे। और जब 1893 की हम बात करें, जब विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो के अंदर आयोजित होने वाला था, महाराजा अजीत सिंह जी ने उनको जाकर, मतलब वहां पर जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा। तब वहां पर कहते हैं कि विवेकानंद जी ने वहां पर फाइनेंशियली थोड़ा असमर्थता जताई थी, भाई मेरे पास थोड़ा मतलब फाइनेंशियली दिक्कत है। तब महाराजा अजीत सिंह जी कहते हैं कि भाई आपको जितना धन चाहिए आप ले जाइए और आप जाकर के वहां पर भारत को प्रेजेंट कीजिए। और 1893 के यदि हम शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन की बात करें तो उस धर्म सम्मेलन के अंदर जब विवेकानंद जी सबसे आगे बैठे होते हैं, भगवा वस्त्र उन्होंने पहन रखा है और एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक संत के रूप में वो वहाँ पर प्रस्तुत हुए थे। और जब वहाँ पर पूरे माहौल में जब अंग्रेजी कल्चर का बड़ा बोलबाला हुआ करता था और चारों तरफ कह सकते हैं कि बहुत सारे वक्ता जो है वो पहले से बोल चुके हैं, आ रहे हैं, सभी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन वगैरह वगैरह। लेकिन स्वामी जी की तरफ जब उस सामने वाले व्यक्ति की नज़र पड़ी जो वहाँ पर संचालन कर रहा था, उनका यार ये व्यक्ति कौन हो सकता है जो यहाँ पर साधु संत की वेशभूषा में बैठा हुआ है, क्योंकि इस प्रकार की वेशभूषा में वहाँ पर कोई नहीं आए थे। अधिकतर धर्म गुरु जो थे, अपन जानते हैं ईसाई धर्म गुरुओं का अपना पहनावा होता है, सभी धर्म गुरुओं का अपना पहनावा है। तो इनका पहनावा कुछ अलग दिख रहा था। तो उन्होंने उनको कहा भाई आप कहाँ से आए हैं, तो इन्होंने कहा मैं भारत से आया हूँ। तो उन्होंने मतलब इनकी मजाक बनाते हुए ये कहा कि भारत तो एक गुलाम देश है
और गुलाम देश है तो वहाँ के लोग क्या बोलेंगे, उनके पास ऐसा क्या नॉलेज है गुलाम देश के लोगों के पास कि ऐसा क्या ज्ञान है जो हम सभी आपको सुने। लेकिन विवेकानंद जी ने कहा कि मैं अगर वहाँ से चल के यहाँ आया हूँ, इस धर्म सम्मेलन में अपने देश का यहाँ पर प्रेजेंटेशन देने के लिए आया हूँ, मैं पूरे देश का यहाँ पर नेतृत्व कर रहा हूँ, तो मुझे 2 मिनट का समय दिया जाए, 2 मिनट में मैं पूरी बात अपनी खत्म करूंगा। और ऐसी कहानियां बहुत सारी उनके संबंध में प्रचलित है कि उनको कहा था कि भारत क्या है, भारत तो जीरो है, भारत तो गुलाम है, भारत में क्या है, तो आप ऐसा करो जीरो पर टॉपिक लेकर के बोलना चालू करो। और उस समय जब विवेकानंद जी ने अपनी बात कहना शुरू की तो उन्होंने जीरो को पूरा ब्रह्मांड मानते हुए अपनी ऐसी बातें बताई। भगवान कृष्ण के कुछ ऐसे उदाहरण दिए कि जब वो बांसुरी बजाते थे तो गायें अपने आप चल के आ जाती थी, गायें चरने लग जाती थी, वो जब जब चलते थे। तो इस प्रकार की जब उन्होंने बातें कही तो वहाँ के विदेश के लोगों ने, चूंकि वहाँ पर इतनी कल्चर का महत्व नहीं है भारतीय कल्चर का, उन्होंने सोचा ऐसा क्या वास्तव में कुछ हो सकता है क्या। और ऐसा भी इनके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने नॉन स्टॉप भाषण दिया और वो लोग इतने मोहित हो गए थे इनसे कि वहाँ पर इस प्रकार की वो लोग जो है इनको फॉलो करने लग गए थे। और बाद में कहा वास्तव में भारत जो है वो विश्व गुरु है। और उस समय जो भारत को विश्व गुरु स्थापित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो स्वामी विवेकानंद जी को दिया जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें जो है वो विवेकानंद जी से जुड़ी हुई है। इनकी जो जीवनी है विवेकानंद जी की, जो उनको जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी जानकारी हमें वहां पर मिलती है। भाई मैंने पढ़ी हुई है इसलिए ये सारी बातें उसके अंदर दी हुई है। तो यहाँ पर इतनी सारी बातें विवेकानंद जी से संबंधित है और उन सब का श्रेय किनको जाता है, महाराजा अजीत सिंह जी को जाता है। भाई महाराजा अजीत सिंह जी के पास आते ही नहीं नरेंद्र जी, तो वहां पर ये जा ही नहीं पाते। लेकिन इन्होंने क्या किया, आर्थिक सहयोग किया, काफी इनको धन दिया आने जाने के लिए। और जब पहली बार ये मिलने के लिए आए तब इनसे प्रवचन सुन के प्रभावित हुए। 1893 में इन्होंने बुलाया था अजीत सिंह जी ने वापस कि भाई आप अमेरिका जा रहे हो, धन वगैरह की और भी कोई जरूरत है तो आप पहले मेरे पास आइए, आपको फिर मैं यहाँ से भेजने की व्यवस्था करता हूं। और उसके बाद में कहते हैं सम्मेलन के बाद में पुणे वापस अजीत सिंह जी ने आग्रह किया कि आप एक बार पुणे आइए, तब 1897 में ये वापस आते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं फतेह विलास महल की। ये महल कहाँ पर बने हुए हैं, यहाँ के शासक महाराजा फतेह सिंह जी ने बनाए थे। ये खेतड़ी के अंदर बने हुए हैं। भाई ये अजीत सिंह जी कहाँ के शासक हैं, खेतड़ी के महाराजा हैं। भोपाल सिंह जी भी खेतड़ी के शासक हैं। फतेह सिंह जी भी कहाँ के शासक हैं, खेतड़ी के शासक है। इसलिए ये महल कहाँ बनवाए इन्होंने, खेतड़ी में बनवाए थे। बस इतना ध्यान रखना है, खेतड़ी महल खेतड़ी में नहीं है, ये झुंझुनू में है। बाकी फतेह विलास जो है वो कहाँ है, वो खेतड़ी में है। अलसीसर महल की बात करें ये झुंझुनू के अंदर है। इसके अलावा बिसाऊ महल की बात करें तो ये बिसाऊ के अंदर है, जहाँ की मूक रामलीला प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम बात करते हैं बागोरगढ़ दुर्ग के बारे में। ऐसे बहुत सारे फैक्ट जो है मैं ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, ऐसे शायद पुस्तकों में बहुत कम मिलते हैं देखने को। बागोरगढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, बागोरगढ़ गांव के अंदर है। बागोरगढ़ गांव में है। और ये गांव कहाँ पर पड़ता है, ये झुंझुनू के अंदर पड़ता है। भाई अभी तक आपने लगभग बागोर की हवेली के बारे में पढ़ा होगा, बागोर की हवेली, आपने बागोर सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, बागोर सभ्यता। आज हमने बागोर दुर्ग के बारे में भी पढ़ लिया। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बागोर की हवेली जो है ये कहां पर है, ये उदयपुर के अंदर है। यहाँ पर कठपुतलियों का संग्रहालय है। इसके अलावा यहाँ पर पगड़ियों का संग्रहालय भी स्थित है, जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। और ये हवेली पड़ती कहाँ पर, ये हवेली बिल्कुल पिछोला झील के निकट पड़ती है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जो सिटी पैलेस है, राजशाही महल है उदयपुर के, वहां पर पड़ती है। बागोर सभ्यता की यदि हम बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है। अब यहां पर यदि हम बात करें बागोरगढ़ दुर्ग के बारे में तो इस दुर्ग से बौद्धकालीन प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। बौद्धकालीन प्रतिमाएं या फिर हम कह सकते हैं मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और जबकि यदि हम बात करें इस सभ्यता स्थल की तो ये कौन सा सभ्यता स्थल है, ये पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, पत्थरों के औजार मिले हैं। जो भी यहाँ पर मिलेगा सबसे ज्यादा पत्थरों का मिलेगा। तो ध्यान रखें बागोरगढ़ दुर्ग जो है, बागोरगढ़ गांव झुंझुनू जिले में है, बागोर की हवेली उदयपुर में है, बागोर सभ्यता स्थल जो है वो भीलवाड़ा में है। और कौन सा सभ्यता स्थल है, पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। और इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एक मां सतियों का टीला भी है। भोपालगढ़ दुर्ग की यदि हम बात करें, ये कहां पर है, ये खेतड़ी के अंदर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, भोपाल सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। बिसाऊ दुर्ग की यदि हम बात करें तो ये दुर्ग कहां पर है, ये दुर्ग बिसाऊ के अंदर है।
इसके अलावा हम सूरजगढ़ की बात करें तो ये सूरजगढ़ के अंदर ही है। अब यहां पर हम नोट लगा करके लिख सकते हैं, नोट सूरतगढ़ दुर्ग। सूरत, ये देखो सूरजगढ़ है, ये सूरतगढ़ है। सूरतगढ़ दुर्ग कहां पर है? श्री गंगानगर जिले में है, श्री गंगानगर जिले के अंदर है। और कौन सी नदी के किनारे है? ये घग्गर के किनारे है, घग्गर के किनारे। अनूपगढ़ दुर्ग, सूरतगढ़ दुर्ग और भटनेर दुर्ग जो है वो कौन सी नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे हैं। और ये वही सूरतगढ़ है जहां पर कृषि फार्म भी स्थापित है, यहाँ पर तापीय ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित है। श्यामगढ़ दुर्ग की यदि हम बात करें, ये झुंझुनू के अंदर है, झुंझुनू जिले में है, झुंझुनू जिले में। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं बिशनगढ़ दुर्ग कहां पर है? ये भी झुंझुनू जिले के अंदर है, झुंझुनू जिले में। इसके अलावा कांचिया दुर्ग की यदि हम बात करें, ये दुर्ग कहां पर है? कांचिया दुर्ग ये नवलगढ़ के अंदर है, नवलगढ़। और नवलगढ़ कहां है? नवलगढ़ भी झुंझुनू के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दलेलगढ़ दुर्ग के बारे में। भाई दलेलगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? तो भाई दलेलगढ़ दुर्ग जो है ये भी कहां पर है? ये भी झुंझुनू जिले के अंदर है, झुंझुनू जिले में। अब यहां पर प्रमुख रूप से कुछ बावड़ियां आ चुकी है, जैसे मेड़थनी बावड़ी की यदि हम बात करें तो ये मेड़थनी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? शार्दुल सिंह है। अभी हम बात कर रहे थे जिन्होंने रुहेल खां को पराजित किया था, तो शार्दुल सिंह की मेड़थनी रानी द्वारा, तो इनके समय निर्माण होता है इसका। बाकी यदि हम बात करते हैं जितनी भी ये बावड़ियां, खेतानों की बावड़ी, तुलसियानों की बावड़ी, नवलगढ़ की बावड़ी, चेतन दास की बावड़ी या फिर भूत बावड़ी, तो ये सभी कहां पर है? ये सभी झुंझुनू जिले के अंदर पड़ती है। एग्जाम में जब प्रश्न आ जाता है निम्न में से कौन सी बावड़ी जो है वो झुंझुनू जिले में नहीं है, तब हमें यहाँ पर इन आंकड़ों को सबको याद करने की जरूरत पड़ती है। और ये जो फोटो दे रखा है ये भूत बावड़ी का ही दे रखा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भूत से संबंधित, मतलब भूता जो जगह है उससे संबंधित हमारा राजस्थान में कुछ चर्चित स्थल है। जैसे हम बात करते हैं भूतानाड़ी, भूतानाडी या भूतानाड़ी एक ही बात है। इसके अलावा यदि हम बात करें भूतों का दुर्ग या फिर भूतों का किला, इसे भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। भूतों का गांव, भूतों का गांव वास्तव में यहाँ भूत है नहीं, लेकिन ये हंटेड पैलेस के नाम से जाने जाते हैं। मतलब ये सभी कौन सी जगह? डरावनी जगह। यहाँ पर लोग जाने से क्या करते हैं? डरते हैं। और यहाँ पर हमने भूतों के दुर्ग के यदि बात करें तो ये भानगढ़ दुर्ग है जो अलवर में पड़ता है। भूतों का गांव कौन सा है? खुलधरा गांव है जो जैसलमेर में पड़ता है। और भूतानाड़ी कहां पर है? ये तो जोधपुर के अंदर है। देखो भूत बावड़ी जो है, भूत बावड़ी कहां पर है? भूत बावड़ी झुंझुनू जिले के अंदर है, जबकि भूतानाड़ी जोधपुर में है। भूतों का किला भानगढ़ में है और भूतों का गांव कुलधरा गांव को कहते हैं। जो यदि हम बात करें सालिम सिंह जो है वहां के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, दीवान हुआ करते थे, उनके समय में वहां के लोगों ने क्या किया? त्याग कर दिया था जैसलमेर राज्य का। रानी सती के मंदिर की हम यहाँ पर बात करते हैं। भाई रानी सती का मंदिर कहां पर है, क्यों प्रसिद्ध है? बात करते हैं रानी सती के मंदिर की। झुंझुनू के अंदर ये मंदिर पड़ता है। मूल नाम क्या था इनका? मूल नाम था इनका नारायणी देवी। नारायणी देवी इनका मूल नाम था, नारायणी देवी अग्रवाल इनका मूल नाम था। इनका उपनाम क्या है? उपनाम भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। दादी जी के नाम से इनको जाना जाता है, दादी जी के नाम से इनको जाना जाता है। पति के नाम की यदि हम बात करें, इनके पति का नाम क्या था? तन धन दास इनके पति का नाम था। और यदि हम बात करें तन धन दास के बारे में तो इनकी मृत्यु कैसे होती है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी मृत्यु हिसार के नवाब से युद्ध करते समय हुई। इनकी मृत्यु हिसार के नवाब से युद्ध करते हुए या फिर कह सकते हैं लड़ते हुए हुई। और जब ये सती प्रकरण की यदि हम बात करें तो 1595 ईस्वी की यह घटना मानी जाती है। तो यहाँ पर बात करें मूल नाम की, मूल नाम इनका नारायणी देवी था। अब यहाँ पर एक नोट लगा करके हम लिख सकते हैं, नोट
नारायणी माता का मंदिर कहां पर है? नारायणी माता मंदिर, तो ये मंदिर कहां पर है? ये मंदिर अलवर के अंदर पड़ता है। और यहां पर यदि हम बात करें किस समाज की ये कुल देवी मानी जाती है, तो यहां पर नाई समाज की कुल देवी मानी जाती है। नाई समाज की ये कुल देवी मानी जाती है। नारायणी माता का मंदिर अलवर में है, जबकि नारायणी देवी का मंदिर, ऐसे एग्जाम आ जाए, नारायणी देवी का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? नारायणी देवी का मंदिर झुंझुनू में है। इसी मंदिर को सती मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर मेला कब लगता है? मेला की यहां पर हम बात करें, आप सभी साथी कमेंट करेंगे मेला कब लगता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मेले के संदर्भ में। और यदि हम बात करें सती प्रकरण के बारे में, तो 1987 में, अभी हमने इससे पहले सीकर पढ़ लिया है, 1987 ईस्वी के अंदर रूप कंवर सती कांड, रूप कंवर सती घटना जो है कहां पर हुई थी? दिवराला के अंदर हुई थी। दिवराला या फिर देवराला, और ये जगह कहां पर पड़ती है? सीकर के अंदर पड़ती है। और इनके पति का क्या नाम था? पति, तो पति का नाम था मान सिंह या माल सिंह शेखावत। माल सिंह या मान सिंह शेखावत इनके पति का नाम था। और उस समय मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? मुख्य मंत्री, क्योंकि उसी समय इन्होंने सती निवारण कानून पास किया था। तो मुख्यमंत्री थे हरिदेव जी जोशी। हरिदेव जी जोशी उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और सती निवारण अधिनियम जो है वो कब आता है? सती निवारण अधिनियम जो है वो आता है 1987 में। जब ये घटना होती है तो ये राजस्थान में अंतिम सती प्रकरण माना जाता है। इसके बाद में इस कानून को इतना कठोर कर दिया गया था कि बाद में कोई सती होने का कोई घटनाक्रम देखने को नहीं मिलता है। भाद्रपद अमावस्या का यहाँ पर नाम आ रहा है, साथी कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर यदि हम बात करें मेला कब लगता है, तो भाद्रपद कृष्ण अमावस्या, भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को क्या लगता है? यहाँ पर मेला लगता है। तो इतनी सारी बात हमने किससे संबंधित जानी? यहाँ पर हमने रानी जी से संबंधित जानी। लेकिन इस मेले को हतोत्साहित करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि सरकार ने वर्तमान में इस मेले पर बैन लगा रखा है। क्योंकि यदि हम इस मेले में बच जाते हैं और इस मेले को देखते हैं, यहाँ पर यदि हम सती प्रकरण का महिमा मंडन करते हैं, तो एक प्रकार से ये क्या है? अपराध है। और सरकार नहीं चाहती कि सती जो प्रथा है वो आगे से आगे चलती रहे। इनके बारे में यदि हम कहें तो अग्रवाल समाज की कुल देवी भी मानी जाती है। ये अग्रवाल समाज की कुल देवी मानी जाती है। तो सरकार नहीं चाहती कि भाई जो सती प्रथा है एक प्रकार से बहुत मुश्किल से बंद हुई है, वापस पुनर्जीवित हो जाए। तो ये अंतिम घटना थी, तब ये कानून बनाया गया था। 1987 में कानून बनाया गया था, सती निवारण निरोध अधिनियम। उसके बाद में सती का महिमा मंडन करना, मतलब सती के बारे में कुछ कहना ही एक प्रकार से क्या है? अपराध है। और यहाँ पर यदि मेला लगेगा तो इस प्रकार की वापस घटनाएं होने की संभावनाएं रहती है। इस वजह से सरकार ने इस मेले पर क्या कर रखा है? बैन लगा रखा है। और यदि हम इस मंदिर की यदि हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर इसे माना जाता है। तो इतनी सारी जो बातें थी वो यहाँ पर हम कह सकते हैं नारायणी देवी जी से संबंधित थी। नारायणी माता अलग है, नारायणी देवी अलग है, थोड़ा सा नाम का ही चेंज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोहारगल तीर्थ के बारे में कि भाई ये तीर्थ स्थल क्यों फेमस है। तो लोहारगल तीर्थ पहली बात तो है कहां पर? ये लोहारगल के अंदर ही है। लोहारगल झुंझुनू के अंदर ही ये पड़ता है। और क्या इसका महत्व है, ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो यहां पर हम बात करते हैं अज्ञातवास के समय, अज्ञातवास के समय पांडवों ने यहां पर अपने हथियार छिपाए थे। पांडवों ने अपने हथियार यहां पर छिपाए थे। 1 साल का उनको जब अज्ञातवास करना था तब उन्होंने अपने हथियार यहाँ पर छिपाए थे। और ऐसा कहा जाता है कि उनके हथियार जो हैं वो यहाँ पर गल जाते हैं। इस वजह से भी इस जगह का जो है वो महत्व बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ की 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है। 24 कोसी परिक्रमा जो है वो यहाँ की प्रसिद्ध। मेला कब लगता है भाई? एग्जाम में ये भी प्रश्न आ सकता है, लोहारगल का मेला कब लगता है?
तो आप सभी साथी कमेंट करेंगे ये मेला कब लगता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोहारगल तीर्थ के बारे में। इसे हिंदुआ तीर्थ भी कहते हैं, हिंदुआ तीर्थ है ना। हिंदुआ सूरज जो है वो मेवाड़ के शासक कहलाते हैं, जबकि हिंदुआ तीर्थ जो है वो लोहारगल को कहा जाता है। लोहारगल झुंझुनू में है, पांडवों से संबंधित इसका संबंध है। अज्ञातवास के समय पांडवों ने अपने हथियार यहाँ पर छिपाए थे और वो हथियार गल गए थे। बाद में भगवान श्री कृष्ण की एक प्रकार से कह सकते हैं आशीर्वाद या चमत्कार से पुनः वो वापस सही हो गए थे। 24 कोसी यहाँ की परिक्रमा प्रसिद्ध है। और ये परिक्रमा कहाँ पर लगाई जाती है, तो ये मालकेत या फिर मालकेतु पर्वत के आस पास, मालकेतु पर्वत जो है उनकी तलेटी में ये स्थल बना हुआ है लोहारगल। ये देखो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, नीचे उतर रहे हैं ये लोग और यहाँ पर ये इस तीर्थ स्थल का आनंद ले रहे हैं। तो मेला कब लगता है, देखे क्या साथियों के अभी कमेंट नहीं आए, बिल्कुल फास्ट कमेंट करें, मेला कब लगता है। बिल्कुल अभी तक किसी साथियों ने, भाद्रपद अमावस्या आ रहा है, बिल्कुल अमावस्या को मेला नहीं लगता, अमावस्या को तो मेला समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मेला कब लगता है। भाद्रपद कृष्णा नवमी से अमावस्या, नवमी से अमावस्या तक ये मेला बरता है। तो यहाँ पर मेले के बारे में, नवमी से लेकर अमावस्या तक मेला बरता है। तो ये मेला भी क्या है, इंपोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नरहड़ के पीर के बारे में। नरहड़ के पीर के बारे में एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकता है। इनको शक्कर पीर बाबा भी कहते हैं, शक्कर पीर बाबा भी इनको कहते हैं। इनको बांगड़ का धनी भी कहते हैं, बांगड़ का धनी भी कहते हैं। इनको हाजी पीर के नाम से भी जाना जाता है, हाजी पीर या हाजी बाबा भी कहते हैं इनको। अब यहाँ पर बांगड़ का नाम आ गया तो यहाँ पर हम एक नोट लगा करके लिख सकते हैं, नोट वागड़। वागड़ क्षेत्र जो है वो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा जिसमें बेसिकली तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर शामिल है, प्रतापगढ़ के दक्षिणी हिस्से को भी हम शामिल कर सकते हैं, वो हिस्सा क्या कहलाता है, वागड़ कहलाता है। जबकि बांगड़ की यदि हम बात करें तो बांगड़ किसको कहते हैं, शेखावाटी को बांगड़ के नाम से जाना जाता है। बागड़ के दो, बांगड़ के दो, ये तो है शेखावाटी। जबकि वागड़ की बात आ जाए तो वागड़ कौन सा, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, इससे वागड़ कहते हैं। नरहड़ के पीर की यदि हम बात करें, इनके गुरु कौन थे, गुरु का नाम भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये किन के शिष्य थे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं शेख सलीम, शेख सलीम चिश्ती के शिष्य थे। तो यहाँ पर इनके गुरु कौन हो गए, शेख सलीम चिश्ती इनके गुरु हो गए। और अब इनका मेला कब लगता है, वैसे तो यदि हम बात करें मुस्लिम संतों का मेला नहीं लग करके उर्स लगता है, लेकिन यदि हम इनकी बात करें शक्कर पीर बाबा की, तो कौमी एकता की मिसाल माना जाता है इनका मेला। और ये शेखावाटी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस है। मेला कब लगता है, तो मेला भाद्रपद कृष्णा अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी होती है ना, कृष्ण जन्माष्टमी को, तो कृष्ण जन्माष्टमी को क्या लगता है, इनका मेला लगता है। बहुत ज़्यादा फेमस है ये, उर्स भी कह सकते हैं, मेला भी कह सकते हैं, क्योंकि किस दिन लग रहा है, मुस्लिम संवत के हिसाब से या मुस्लिम मतलब महीने के हिसाब से नहीं लग रहा है ये, भारतीय हिंदू पंचांग जो है उसके हिसाब से ये लग रहा है। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को ये मेला लगता है। कई बार एग्जाम में इनके बारे में पूछा जा चुका है कि कौमी एकता की मिसाल जो ये जगह पड़ती है ये कहाँ पर है, ये नरहड़ में है। नरहड़ कहाँ पर है, झुंझुनू में है। इनको बांगड़ का धनी कहते हैं, शक्कर पीर बाबा कहते हैं, नरहड़ का पीर भी कहते हैं, इनको हाजी पीर भी कहते हैं।
कहते हैं, इनको हाजी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और एक नाम आ जाता है लास्ट में गणेश नारायण जी का। इनको एग्जाम की दृष्टि से ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, गणेश नारायण को इनको क्या कहते हैं, इनको बावलिया बाबा कहते हैं, बावलिया बाबा या फिर बावड़ा बाबा भी कह सकते हैं अपनी भाषा में, बावलिया बाबा भी इनको कहते हैं। इनको शेखावटी का साईं नाथ भी कहते हैं, शेखावटी के साईं नाथ या फिर साईं बाबा भी इनको कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इनकी मान्यता शेखावटी में साईं बाबा के समान है। इनको बावड़िया बाबा के नाम से भी जानते हैं। बाकी नरड़ के पीर की तो अभी हमने बात की थी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं राव शेखा की छतरी के बारे में। जो है पिछली बार जब प्रश्नोत्तरी करवाई थी तब कुछ साथियों के कमेंट आ रहे थे कि भाई सर जो है इसकी छतरी जो है परसरामपुरा में है, परसरामपुरा के अंदर इनकी क्या है छतरी। लेकिन इनका स्मारक, घोड़े पर सवार जो इनका क्या है स्मारक जो है वो कहां पर है, वो अमरपुरा के अंदर है। अमरपुरा के अंदर इनका स्मारक है। जबकि छतरी कहां पर है, छतरी ये देखो फोटो किसका है, छतरी है, महाराव शेखा जी भी इस पर लिखा हुआ है। तो ये छतरी कहां पर है, ये छतरी परसरामपुरा झुंझुनू के अंदर है। जबकि इनका स्मारक जो घोड़े पर सवार इनकी प्रतिमा बना रखी है वो अमरपुरा के अंदर इनकी प्रतिमा है। इसके अलावा यदि हम बात करें जोगी दास की छतरी कहां पर है, जोगी दास जी की जो छतरी है वो कहां पर है, वो उदयपुर वाटी के अंदर है। और मतलब उदयपुर वाटी मतलब झुंझुनू के अंदर ही है। इतना अपने को याद रखना है कि झुंझुनू में ही है। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, ये छतरी कहां पर है, तब अपने को बेसिकली तो जिले का नाम याद रखना है। संत रुहेल खां का मकबरा, सूफी संत कमरुद्दीन की दरगाह, ये दोनों कहां पर है, ये भी झुंझुनू जिले के अंदर पड़ता है, झुंझुनू जिला। इसके अलावा हम बात करते हैं गोपीनाथ जी के मंदिर की। ये मंदिर कहां पर है, ये मंदिर खेतड़ी के अंदर है। और ये मंदिर कहां पर है, ये मंदिर भी खेतड़ी के अंदर पड़ता है, रघुनाथ जी का मंदिर। और रघुनाथ जी के मंदिर की क्या विशेषता है, बहुत ही शानदार मंदिर है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करते हैं शार्दुल सिंह जी की रानी के समय रानी ने इनका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर राम लक्ष्मण की मूंछों युक्त प्रतिमाएं है। अब मतलब बात करें हम विश्व में लगभग राम लक्ष्मण की मूंछों युक्त प्रतिमाएं कहीं नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण की मूंछों युक्त प्रतिमाएं कहाँ पर है, ये वही रघुनाथ जी का मंदिर है। रघुनाथ जी राणावत का मंदिर भी कह सकते हैं, सॉरी चुंडावत का मंदिर भी इनको कह सकते हैं। तो ये मंदिर कहाँ पर है, खेतड़ी में है। इसका आप सभी साथियों को ध्यान रखना है। ये शेखा जी की क्या है, छतरी है। छतरी कहाँ पर है, परसारामपुरा में है। जबकि स्मारक कहाँ पर है, स्मारक अमरपुरा में है। इसके अलावा हम बात करते हैं बहुत सारी हवेलियों के बारे में। आप सभी साथियों ने कमेंट किया था सर पोदारों की हवेली। देखो पोदार जो है स्पेशली क्या होते हैं, ये बेसिकली एक जाति का सूचक शब्द है। और इनकी हवेलियां जो है बहुत सारे मिलते जुलते नामों में आपको देखने को मिलेगी। पोदारों की हवेली की बात करते हैं। इसके अलावा हम चौखानी परिवार की हवेली की बात करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं भगोरियों की हवेली की। इसके अलावा हम बात करते हैं भक्तों की हवेली की। ये सभी हवेलियां कहाँ पर है, ये सभी हवेलियां नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। इसके अलावा यदि हम बात करें सोने चांदी की हवेली, देखो ये फोटो भी दे रखा है सोने चांदी की हवेली का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सोने चांदी की हवेली। इसको महफिल के नाम से भी जाना जाता है, महफिल भी कहते हैं, तोलाराम की महफिल भी कहते हैं, इसे महफिल भी कहते हैं। तो ये महफिल खाना भी हो गया एक प्रकार से, हवेली भी है। तो सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है, ये साथियों महनसर के अंदर है। और महनसर की हमने बात की थी, शराब उत्पादन के कारण भी ये क्या है, प्रसिद्ध है। बिड़ला हवेली की बात करें, ये हवेली कहाँ पर है, ये हवेली पर्टिकुलर तो पिलानी में है, बाकी आप झुंझुनू भी कह सकते हो, झुंझुनू जिले में है। नेक्स्ट बात करते हैं सागरमल लाडिया की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली, केसर देव की हवेली या फिर ईसर दास की हवेली। बताइए ये दोनों हवेलियां कहां पर है, ये आपके लिए छोड़ता हूं। बाकी इन हवेलियों की यदि हम बात करें तो ये दोनों हवेलियां कहां पर है, ये दोनों हवेलियां झुंझुनू जिले के अंदर पड़ती है। और इस हवेली की क्या विशेषता है, ईसर दास की हवेली की हम बात कर रहे हैं, 100 से अधिक
100 से अधिक खिड़कियों के लिए ये प्रसिद्ध है, खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध। तो 100 से अधिक खिड़कियों के लिए कौन सी हवेली प्रसिद्ध है? एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। तो वो कौन सी हवेली है भाई? ईसर दास की हवेली कहाँ पर है? झुंझुनू में बनी हुई है। केसर देव की हवेली कहाँ पर है? ये भी झुंझुनू में। सागर मल्ल लाडिया की हवेली और रामदेव चौखानी की हवेली कहाँ पर है? अभी तक कमेंट नहीं आया है। बिल्कुल मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट करें सभी साथी, ये हवेली दोनों हवेलियां कहाँ पर है? देखिए फटाफट कमेंट करो। अभी तक सबसे ज्यादा साथी पिलानी का आंसर दे रहे हैं भाई। ये हवेलियां पिलानी में नहीं है। इन हवेलियों की बात करें, ये कहां पर है? ये तो हवेलियां मंडावा के अंदर है। और मंडावा जिसमें पीके मूवी की शूटिंग हुई थी, है ना, उसमें वो गाना था ना संजय दत्त का और आमिर खान का, गणों से चोखरो मारो छोरो, तो वो वाला जो गाना है वो मंडावा, इसको फिल्म सिटी का भी दर्जा दिया जाने प्रस्तावित है। आने वाले समय में यहाँ पर भित्ति चित्रों के लिए भी ये जगह फेमस है। तो फिल्म इंडस्ट्री जो है उनकी काफ़ी नज़र है इस क्षेत्र पर कि यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग के लिए जगह उपयुक्त मानी जाती है। और बहुत शानदार यहाँ पर हवेलियाँ भी है। सागरमल लाडिया की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली यहाँ की प्रसिद्ध है। और भी बहुत सारी हवेलियाँ जो है वो झुंझुनू के अंदर है। झुंझुनू में सबसे ज़्यादा जो फेमस हवेलियाँ है वो कहाँ की है भाई? वो हवेलियां है नवलगढ़ की। अभी हम वापस एक बार रिपीट करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रमुख मेले और त्योहारों के बारे में। जिले में कौन कौन से मेले भरते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अभी हम बात कर रहे थे राय माता के मेले की। ये घांगिया सर झुंझुनू में भरता है। आश्विन शुक्ल दशमी को भरता है। और आश्विन शुक्ल दशमी का मतलब विजयादशमी को ये मेला भरता है। मनसा देवी की यदि हम बात करें, मनसा देवी का मेला जो है वो कहाँ पर भरता है? झुंझुनू में भरता है। यहाँ पर बढ़िया सा एक 2000 का नोट लगा देते हैं, कड़ाकड़ नोट लगाकर लिखेंगे, नोट मनसा माता का मंदिर। और ये वही मनसा माता जिनको करणी माता के नाम से जाना जाता है, करणी माता भी इनको कहते हैं। ये मंदिर कहाँ पर है? ये मंदिर तो उदयपुर में है, पिछोला झील के निकट है। और यहाँ पर रोपवे संचालित है, रोपवे संचालित, यहाँ पर रोपवे संचालित है। ध्यान रखें, पूछ लिया जाए एग्जाम में मनसा देवी का मेला कहाँ पर भरता है, वहां पर उदयपुर मत कर देना, वहां पर झुंझुनू होगा। जबकि मनसा माता का मेला कहाँ पर भरता है? वो मेला उदयपुर में भरता है। मनसा देवी का मेला कब भरता है? चैत्र सुदी अष्टमी से लेकर आसोज सुदी अष्टमी को भरता है। ये सुदी का मतलब क्या होता है? सुदी का मतलब होता है शुक्ल माह। बदी का मतलब क्या होता है? बदी कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ होगा, तो ये कृष्ण पक्ष का सूचक है। कृष्ण पक्ष का मतलब जिसमें 15 रातें काली होगी। और सूदी का मतलब शुक्ल पक्ष जिसमें 15 दिन उजाले वाले होंगे। सूदी में हमेशा 15 दिन की जो तारीख है, 15वीं जो तारीख है वो पूर्णिमा की होगी। जबकि बदी के अंदर 15वीं कौन सी होगी? इसमें अमावस्या होगी भाई, ये ध्यान रखना आप। लोहारगढ़ मेले की यदि हम बात करें, अभी हम यहाँ पर बात करें थे लोहारगढ़ मेले की। यहाँ पर 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है। 24 कोसी परिक्रमा यहाँ की प्रसिद्ध है। कहाँ की? लोहारगढ़ की प्रसिद्ध है। भाद्रपद कृष्ण नवमी से लेकर अमावस्या को मेला लगता है। और बाकी चैत्र अमावस्या को भी यहाँ पर मेला लगता है। अभी हम इस तीर्थ के बारे में बात कर रहे थे। रानी सती के मेले की बात करते हैं। झुंझुनू जिले में भरता है। भाद्रपद अमावस्या को ये मेला भरता है। नरहड़ के पीर के उर्स की बात करते हैं, मेले की बात करते हैं। इनका उर्स बहुत प्रसिद्ध है। नरहड़ में ये उर्स लगता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ये उर्स लगता है। इसका मतलब जन्माष्टमी को ये उर्स लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जिस दिन जन्म होता है उस दिन ये उर्स लगता है। शेखावाटी महोत्सव की बात करें, शेखावाटी के अंदर शामिल बेसिकली जिले कौन से हैं? सीकर, झुंझुनू और चूरू। और शेखावाटी महोत्सव कब आयोजित होता है? फरवरी और मार्च में ये आयोजित होता है। अब अपन बात कर लेते हैं आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, देखें रिवीजन कर लेते हैं एक बार।
तो बात करते हैं, आज हमने इतिहास के बारे में बात की, झुंझुनू का इतिहास क्या कहता है। झुंझुनू की स्थापना की बात करें, मोहम्मद सिंह कायम खानी या फिर मोहम्मद खां कायम खानी जो है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। बात करते हैं इस क्षेत्र का नाम झुंझुनू क्यों पड़ा, तो एक जुझार सिंह नेहरा या फिर जुझा जाट के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जो है वो झुंझुनू पड़ता है। बाद में बात करते हैं 1730 तक यहाँ पर कायम खानी नवाबों ने शासन किया था। इसके बाद मराठों और पिंडारियों ने आक्रमण करके बहुत लूटा झुंझुनू को। और इसी के साथ यदि हम बात करें कि जो स्थापना होती है शेखावाटी ब्रिगेड की, शेखावाटी ब्रिगेड की, तो वो एक प्रकार से मराठों और पिंडारियों से सुरक्षा के कारण होती है। कब होती है, तो 1835 होती है। और जवाहर सिंह और डूंगर सिंह जी की जब हमने बात की, तो जवाहर सिंह जी का संबंध जो है वो इसी से है, वो यहाँ पर इस सेना में रिसलदार हुआ करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं 1791 की, यहाँ के नवाब हुआ करते थे उस समय रुहेल खां, जिनको पराजित किया था ठाकुर शार्दुल सिंह जी ने, और पराजित करके झुंझुनू पर अधिकार कर लिया। अर्थात झुंझुनू के अंतिम नवाब कौन थे, झुंझुनू के अंतिम नवाब रुहेल खां थे। प्रारंभ करने वाले थे यहाँ पर मोहम्मद सिंह जी कायम खानी या मोहम्मद खां कायम खानी, और रुहेल खां के समय मतलब एक प्रकार से कायम खानियों का जो शासन है वो झुंझुनू पर समाप्त हो जाता है। आज़ादी या स्वतंत्रता के समय हम बात करें, ये क्षेत्र जयपुर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद बात करें 30 मार्च 1949 को इसको जिला घोषित कर दिया गया था। इसके बाद बात करें खेतड़ी महलों के बारे में, भाई खेतड़ी महलों के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहने वाली है, इनको शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं। शेखावाटी का हवा महल, इनको शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं। इसके अलावा और किन किन नामों से जानते हैं इनको राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। राजस्थान का दूसरा हवा महल, भाई पहला हवा महल कहां पर है, जयपुर में प्रताप सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण भोपाल सिंह जी ने करवाया था। खेतड़ी महलों की हम बात कर रहे हैं, 1760 में निर्माण करवाया। इनका कार्यकाल क्या है, 1735 से लेकर के 1771 तक का इनका कार्यकाल है। निर्माण का उद्देश्य क्या था, ग्रीष्म काल में निवास करना इनका उद्देश्य था। लेकिन इन्होंने कम समय बिताया, विवेकानंद जी यहाँ पर आए, अजीत सिंह जी ने विवेकानंद जी के प्रवचन, विवेकानंद जी के जो उपदेश हैं वो इन महलों में बैठ करके सुने थे, और यहीं पर विवेकानंद जी को ठहराने की व्यवस्था भी की थी। इसके अलावा यदि हम बात करें इन महलों के बारे में, तो इसमें लखनऊ जैसी भूलभुलैया, लखनऊ जैसी भूलभुलैया, लखनऊ जैसी भूलभुलैया व जयपुर के हवा महल, जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है। झलक दिखला जा, तो यहाँ पर एक प्रकार से जो जयपुर का हवा महल है उसकी झलक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं शेखावाटी का हवा महल इसको कहते हैं, राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। लखनऊ के महलों की जो भूलभुलैया है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। जयपुर के हवा महल की झलक इसमें देखने को मिलेगी, उससे समानता रखता है जयपुर के हवा महल से। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर विवेकानंद जी 3 बार आए थे, 1891 में आए, 1893 में आए, 1897 में आए, तीनों बार आए, यहीं पर ठहरे। अजीत सिंह जी के समय आए, अजीत सिंह जी ने इनको नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। 1893 की बात करें, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, सर्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया। भाग लेने से पहले किनसे मिलने आए, अजीत सिंह जी से मिलने आए। एक अच्छी मित्रता हो गई थी। अजीत सिंह जी ने तो इनको अपना गुरु मान लिया था, लेकिन ये इनको अपना मित्र मानते थे। फतेह विलास महल की बात करें, यहाँ के शासक महाराजा फतेह सिंह जी ने बनाए। कहाँ बनाए, खेतड़ी में बनाए, क्योंकि वो शासक वहीं के थे। अलसीसर महल की बात करते हैं, यहाँ पर ये झुंझुनू में है। बिसाऊ महल की यदि हम बात करें तो ये कहाँ पर है, ये भी बिसाऊ झुंझुनू के है, अंदर है। अब ये अलसीसर से थोड़ा मुझे याद आया कि अलसीसर से मिलता जुलता फैक्ट क्या है, गढ़सीसर झील व महल, झील व महल कहां पर है, ये महल जैसलमेर के अंदर है, और रावल गढ़सी ने इनका निर्माण करवाया था।
गढ़सीसर झील का जो सबसे बड़ा दरवाजा, 4 यहाँ पर दरवाजे हैं, जिसमें सबसे बड़ा दरवाजा एक टिल्लो नामक गणिका ने उसका निर्माण करवाया, वो टिल्लो की पौड़ कहलाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं बागोरगढ़ दुर्ग के बारे में। भाई बागोर नाम से राजस्थान में बहुत सारे और भी स्थल है। बागोर की हवेली उदयपुर में है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, जबकि बागोरगढ़ दुर्ग बागोरगढ़ गांव में है जो झुंझुनू में पड़ता है। यहाँ से बहुत कालीन प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, जबकि बागोर सभ्यता से पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। भोपालगढ़ दुर्ग की बात करें, खेतड़ी में है, भोपाल सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। बिसाऊ दुर्ग बिसाऊ में है। सूरजगढ़ दुर्ग सूरजगढ़ में है, जबकि सूरतगढ़ दुर्ग जो है वो कहां पर है, श्री गंगानगर में है, घग्गर नदी के किनारे है। इसके अलावा बात करें श्यामगढ़ दुर्ग झुंझुनू जिले में है। बीनगढ़ दुर्ग जिसे टमकोर का किला भी कहते हैं, यह भी झुंझुनू जिले में है। और कांचिया दुर्ग कहां पर है, कांचिया दुर्ग नवलगढ़ के अंदर पड़ता है। तो यहां पर कांचिया दुर्ग की बात करते हैं, ये कहां पर है, ये तो नवलगढ़ के अंदर है। इसके बाद हम बात करते हैं दलेलगढ़ दुर्ग, ये भी झुंझुनू जिले में है। मेड़तनी की बावड़ी, खेतानो की बावड़ी, तुलछानो की बावड़ी, नवलगढ़ की बावड़ी, चेतन दास की बावड़ी, भूत बावड़ी, ये सभी कहाँ है, झुंझुनू के अंदर है। इसमें मेड़तनी बावड़ी जो है वो क्या सबसे ज्यादा फेमस है। और ये फोटो जो है ये कौन सी बावड़ी का है, ये भूत बावड़ी का है। भूत बावड़ी मतलब ये भूतिया जगह है, जिसे हंटेड पैलेस कह सकते हैं। राजस्थान में हंटेड पैलेस के नाम से बहुत सारी जगह हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो भूतानाड़ी जोधपुर की फेमस है, भूतों का किला भानगढ़ का फेमस है, और भूतों का गांव कुलधरा फेमस है। इसके अलावा बात करें रानी सती जी की, रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है। अग्रवाल समाज की इनको कुलदेवी माना जाता है। मूल नाम इनका नारायणी देवी अग्रवाल था। नारायणी माता का मंदिर नाई समाज की कुलदेवी अलवर में है। इनका उपनाम दादी जी था। पति इनके तन धन दास थे। और तन धन दास की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु एक प्रकार से कह सकते हैं कि हिसार के नवाब से युद्ध करते हुए हुई थी, 1595 में हुई। उस समय इनकी सती की घटना मिलती है। विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर माना जाता है। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। और राजस्थान में अंतिम सती प्रकरण की जो घटना है वो 1987 में होती है। रूप कंवर सती कांड के समय दिवराला गांव की यह घटना थी। मुख्यमंत्री उस समय हरिदेव जी जोशी थे, जिन्होंने इसके बारे में कानून बनाया। माल सिंह जी शेखावत या मान सिंह जी इनके पति का नाम था। लोहारगल हिंदू तीर्थ की बात करें, लोहारगल झुंझुनू में है। इसे हिंदुआ तीर्थ भी कहते हैं। अज्ञातवास के समय पांडवों ने अपने हथियार यहाँ पर छिपाए थे। 24 कोसी परिक्रमा यहाँ की प्रसिद्ध है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है 84 कोस की परिक्रमा कहाँ की प्रसिद्ध है, वो वृंदावन और मथुरा की प्रसिद्ध है, जिसमें राजस्थान में भरतपुर का कुछ क्षेत्र आता है। नरड़ के पीर की बात करें, इनको शक्कर पीर बाबा के नाम से जाना जाता है। इनको वांगड़ का धनी कहते हैं। इनको हाजी पीर भी कहते हैं और हाजी बाबा भी इनको कहते हैं। इनके गुरु का नाम क्या था, याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, शेख सलीम चिश्ती इनके गुरु थे, अर्थात ये शेख सलीम चिश्ती के शिष्य थे। मेला बात करें, उर्स की बात करें, तो इनका उर्स भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरता है, जो कि जन्माष्टमी के दिन ये घटना होती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम गणेश नारायण जी के बारे में। बावड़िया बाबा इनको कहते हैं। इनको शेखावटी का साईं बाबा के नाम से भी जानते हैं। और हम बात कर रहे थे नरड़ के पीर की। इनका उर्स कब भरता है, कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वागड़ राजस्थान में दक्षिणी हिस्सा कहलाता है। राव शेखा की छतरी की बात करें, परसरामपुरा में इनकी छतरी है, जबकि इनका स्मारक अमरपुरा में है। यहाँ पर इनकी अश्वसवार प्रतिमा है और यहाँ पर यह छतरी आपको दिख रही है। नेक्स्ट जोगीदास की छतरी, ये उदयपुर वाटी में है। संत रुहेल खां का मकबरा, सूफी संत कमरुद्दीन की दरगाह झुंझुनू में है। गोपीनाथ जी का मंदिर खेतड़ी में है। रघुनाथ जी का मंदिर खेतड़ी में है। और यहाँ पर इस मंदिर की क्या विशेषता है, यहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण की यदि हम बात करें तो इनकी मूंछों युक्त प्रतिमा की क्या की गई है, कल्पना की गई है। नेक्स्ट बात करें पोदारों की हवेली, भक्तों की हवेली। पोदारों की हवेली हमने सीकर में भी पढ़ा था। भक्तों की हवेली, भगोरियों की हवेली, रावल साहब की हवेली। देखो एग्जाम में आजकल कैसे प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न ऐसे आता है, पोदारों की हवेली, भक्तों की हवेली, भगोरियों की हवेली का संबंध किससे है। वहां पर आपको ऑप्शन में मिल सकता है श्री माधोपुर, नवलगढ़, मैनसर, पिलानी। ऐसे आपको छांटना कि इन हवेलियों का संबंध कहां से, या फिर ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी हवेली नवलगढ़ में नहीं है। एक ऑप्शन सोने चांदी की हवेली डाल दिया, बिरला हवेली डाल दिया, और बहुत सारी हवेलियां जो प्रसिद्ध हैं उनका नाम डाल सकते हैं। सालिम सिंह नतमल और पटों की हवेली जैसलमेर में हर बार प्रश्न आता है उनसे, बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन ये भी प्रसिद्ध है, इनके बारे में भी ध्यान रखना है। पोदारों की हवेली, भक्तों की हवेली, बघेरियों की हवेली, रावल साहब की हवेली, चौखानी परिवार की हवेली, ये सभी कहां पर हैं, ये सभी नवलगढ़ के अंदर हैं। जबकि सोने चांदी की हवेली, ये फोटो दिया हुआ है सोने चांदी की हवेली का, इसे महफिल भी कहते हैं, तोला राम की महफिल भी कहते हैं और महफिल खाना भी कहते हैं। बिरला हवेली कहां पर है, ये पिलानी के अंदर
पड़ती है। सोने चांदी की हवेली मैणसर में है। मैणसर कस्बा शराब उत्पादन के कारण भी प्रसिद्ध है। सागर मल्ल लाडिया की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली, ये मंडावा के अंदर है और मंडावा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। केसर देव की हवेली, ईसरदास की हवेली या फिर ईसरदास की हवेली की बात करें 100 खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। 100 से अधिक यहाँ पर खिड़कियां हैं। एग्जाम में सीधा प्रश्न बन सकता है किस हवेली में 100 से अधिक खिड़कियां हैं, तो वो हवेली कौन सी? ईसरदास की हवेली। और ये दोनों हवेलियां कहाँ हैं? झुंझुनू में है। अब हम बात करते हैं मेले त्योहारों की। राय माता का मेला गांगियासर में बढ़ता है, गांगियासर झुंझुनू में बढ़ता है। आश्विन शुक्ल दशमी को ये मेला बढ़ता है और इस दिन क्या होता है? विजयादशमी इस दिन होता है। नेक्स्ट बात करें मनसा देवी का मेला। देखो मनसा देवी का संबंध झुंझुनू से है। इधर मनसा माता की बात करें, इनका संबंध उदयपुर से। पिछोला झील के निकट एक पहाड़ी पर इनका मंदिर है। इन्हें करणी माता के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर क्या है? रोप वे भी संचालित है। मनसा देवी के मेले की बात करें, झुंझुनू में चैत्र सुदी अष्टमी से लेकर आसोज सुदी अष्टमी तक ये मेला बढ़ता है। तो यहाँ पर हम बात कह सकते हैं चैत्र सुदी अष्टमी का मतलब चैत्र शुक्ल अष्टमी या फिर आसोज शुक्ल अष्टमी को ये मेला पड़ता है। लोहारगल मेले की बात करें, लोहारगल एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदुओं का तीर्थ है झुंझुनू में। भाद्रपद कृष्ण नवमी से लेकर अमावस्या तक यहाँ मेला लगता है। चैत्र अमावस्या को भी यहाँ पर मेला लगता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ की 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है। रानी सती के मेले की बात करें, झुंझुनू जिले में बढ़ता है, भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा सती मेला माना जाता है, लेकिन वर्तमान में सरकार ने इसके ऊपर बैन लगा रखा है। नेक्स्ट नरड़ पीर की बात करें, नरड़ पीर का उर्स जो है वो नरड़ में बढ़ता है। इनको बांगड़ का धनी कहते हैं, हाजी पीर बाबा कहते हैं, शक्कर पीर बाबा भी कहते हैं, नरड़ का पीर भी इन्हीं को कहते हैं। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जो कि कृष्ण जन्माष्टमी जिस दिन होती है उस दिन इनका क्या लगता है? उस दिन इनका उर्स लगता है, मेला भी कह सकते हैं। शेखावटी महोत्सव जो है फरवरी मार्च में लगता है। शेखावटी में शामिल क्षेत्र कौन से हैं? शिखर, झुंझुनू और चूरू क्षेत्र हैं। इसी के साथ में अपनी आज जो झुंझुनू जिला दर्शन की क्लास समाप्त होती है और झुंझुनू जिला दर्शन की सेवा भी आज समाप्त होती है। कल हम बात करेंगे झुंझुनू जिले के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आई होप आप सभी साथियों ने बढ़िया शानदार तैयारी की होगी, क्लास को मन लगा करके देखा होगा और बाद में आपने नोट्स भी बनाए होंगे। और नोट्स में अगर कोई कमी रह गई हो तो बाद में PDF डाउनलोड करके भी आप कमी पूरी कर सकते हैं। मैं वैसे ही पॉइंट नहीं लिखता हूँ, पूरी बात लिखता हूँ। आप सभी साथियों ने ये नोट किया होगा, कुछ साथी कमेंट भी करते हैं। तो बिल्कुल मिलते हैं कल एक नई क्लास में प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक अनुमति दीजिए। सभी साथी जितने भी नए हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। इसके बाद अब आपके A to Z राजस्थान क्लास होगी, तो बने रहिए सभी साथी।